क्योंकि पिछले 3 दिनों से वहां पर इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे थे कि अगर चंद्रशेखर यहाँ आएंगे तो गाड़ी में और जाएंगे एम्बुलेंस में, उनका तलवारों स्वागत होगा, उनका बंदूकों स्वागत। बीजेपी से जुड़े हुए अपराधी वहां कार्रवाई ना के बराबर की जा रही है। जहां बीजेपी का वोटर्स कम है तो उन पर कार्रवाई सख्त की जा रही है। जब भी वहां कोई एंटी बीजेपी गया उसके खिलाफ उन्होंने इस तरह का वहां माहौल बनाया। बाबा साहब का जो अधूरा सपना है काशीराम साहब, उसको पूरा करना है। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो शुरुआत है। तभी तो लगातार मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। जाति से यादव हो सकते हैं लेकिन कर्म से और सोच से वो जो है वो महापुरुषों की सोच के लोग नहीं है। इसलिए मैं इसके लिए यादव समाज को दोष नहीं दे सकता। उस दिन 3 घटनाएं थी। 10 तारीख को हमने प्रोटेस्ट रखा है प्रदेश के सभी मुख्यालयों पे। हम अब सेपरेट सेटलमेंट की मांग दोबारा से करेंगे। पॉलिटिकल पावर द मास्टर की मैं वो कोई नाक पे रख के घूमने वाला आदमी नहीं हूँ। बोध गया में जो अतिक्रमण है उसको छोड़ना चाहिए। अगर इस देश के लिए सबसे बड़ी जो है वो सबसे बड़ी समस्या जातिवाद है। मेरे साथ चंद्रशेखर आजाद हैं। आप सोचिए, लोग सरपंच बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं तो एक सॉफ्ट, एक जो उनका कंफर्टेबल लेवल है उसमें आ जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक राष्ट्रीय नेता हैं। उसके बाद भी लगातार आज भी जहां अन्याय वहां चंद्रशेखर। ये मथुरा जाते हैं, उड़ीसा में इनके साथ हमला हुआ है। मथुरा में जो हुआ आपने सब देखा। क्या ज़रूरत है, अब तो आप सांसद बन गए हैं, आराम से चाहें तो दिल्ली रह सकते हैं। अभी भी वो जुनून कि जहां न्याय होगा वहां मैं जाऊंगा, ये तो रिस्क ले रहे हैं आप। नहीं तो मैं आराम के लिए थोड़ा ये काम करता हूँ। ना मेरे लिए व्यापार है ना ये आराम का साधन है। मेरे लिए ये संघर्ष है और जो महापुरुषों से प्रेरणा हम लोगों ने ली है। भाई अगर बाबा साहब चाहते वो भी जो है बैरिस्टर थे, आराम कर लेते। काशीराम चाहते क्लास 1 के अधिकारी थे, नौकरी क्यों छोड़ते, वो भी आराम कर लेते। वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे, वो भी चाहते चीफ मिनिस्टर बन जाते, राष्ट्रपति बन जाते, तो क्यों नहीं किया। जब हम उनको न्याय मानते हैं, उनको जो अपना नेता मानते हैं और अपने आप को न्याय मानते हैं, तो फिर हम उनके रास्ते को छोड़ कैसे काम कर सकते हैं। जिस परिवर्तन के काम को हम लोग करना चाहते हैं वो तो अभी हसीब है। जो काशीराम साहब का सपना था सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति जो है वो तो अभी 0 पे है, वो तो अभी हुआ ही नहीं है। तो जब तक वो नहीं होता तब तक हम लोग क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए काम कर रहे हैं। ये तो इस रास्ते में एक अवसर आया, संघर्ष हुआ, समाज ने सपोर्ट किया तो बन गए। लेकिन असल रास्ता तो यही है ना कि महापुरुषों के आंदोलन को लोगों तक पहुंचाकर और उसको इतना मजबूत करना है कि यहाँ जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो देखा था, सपना देखा था कि सामाजिक जो है लोकतंत्र स्थापित हो, समाज जो है एक ऐसा समाज बने जिसमें लोकतंत्र हो और जो समाज जो है बराबरी की विचारधारा को, मानवता की विचारधारा को मानता। लेकिन धारणा तो एक ऐसी बन जाती है, खासकर बनाई गई है, बन जाती है SC ST OBC खासकर। लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, मंत्री हो गए तो समाज से कट जाते हैं, समाज की तकलीफ से फिर वो बहुत दूर निकल जाते हैं। तो वही तो नेता होते हैं। हम नेता का, हम तो कार्यकर्ता हैं समाज के, हम तो मिशनरी वर्कर हैं समाज के और अपना काम कर रहे हैं। अभी तो बहुत काम बाकी है, अभी तो 1% भी नहीं किया है। अभी तो बाबा साहब का जो अधूरा सपना है काशीराम साहब, उसको पूरा करना है। जब तक इस देश में कमजोर वर्गों के लोग मुख्य धारा में नहीं आ जाते, उनका ये जो सामाजिक गैर बराबरी खत्म नहीं जाती, आर्थिक रूप से वो अपने पैरों पर नहीं सक्षम नहीं हो जाते, जब तक उनको उनके बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिल जाती, जब तक यहाँ महिलाओं को उस तरह सम्मान नहीं होता, जब तक यहाँ जो है बहुत सारी जो कुरीतियाँ खत्म नहीं होती और यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे समाज आगे नहीं बढ़ता, तब तक कैसे चैन से बैठ सकते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं किया है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो शुरुआत है। एक ही जो है वो जानते हैं, विरोधी इस बात को जानते हैं कि बीज है, तभी तो लगातार मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। क्या हुआ था उस दिन मथुरा में? आप जो 2 बच्चियां थी जिन पर यादव समाज के 15 लोग जो अब जेल में भी हैं, मुझे कोई गुरेज नहीं कहने में, वो सब यादव समाज के लोग थे। वहाँ आप गए, परिवार से मिले, वहाँ से फिर एक और जगह जा रहे थे जहाँ गोली चली थी। तो हमला उस यादव समाज वाले उस परिवार गांव में हुआ था या वहाँ से जब आप निकल गए हैं, जब दूसरे गांव जा रहे थे तब हमला? देखिए, ये जानने की बात है। अभी तक भी आपने देखा होगा कि मैंने ये नहीं कहा कहीं भी कि यादव समाज के लोगों ने हमला किया। ना ही मैंने कहीं ये कहा कि उस गांव में मेरे ऊपर हमला हुआ। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि यादव समाज बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हालांकि क्योंकि उनका कोई मूवमेंट जो है, बहुजन मूवमेंट उस तरह का, वैचारिक मूवमेंट बहुत दूर तक नहीं पहुंच रहा है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ के, क्योंकि वहां राजनीतिक मूवमेंट है, राजनीतिक नेतृत्व, इसके अलावा तो बड़े पैमाने पे वो बीजेपी को भी वोट करता है। अब अगर ऐसा ना होता तो मध्य प्रदेश में यादव समाज के मुख्यमंत्री क्यों बनाए जाते? या यहाँ आप देख लो, एक बड़े नेता है हरियाणा में,
राव इंद्रजीत, वो यादव समाज यहाँ का पूरी जो बेल्ट है ये माना जाता है कि उनके इशारे पे काम करती है और वो पूरा जो है भाजपा जीती है। तो ऐसा ना, मैं आपको फिर ये बताना चाहता हूँ कि यादव समाज बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, मेरा उनसे बड़ा प्रेम है। मैं लगातार संघर्ष करता रहा हूँ कि बहुजन समाज में एकता बने। जिन लोगों ने किया है वो यादव समाज के हो सकते हैं, लेकिन वो मानवतावादी विचारधारा के नहीं हो सकते। कुछ शेड्यूल कास्ट के लोग भी बीजेपी में हैं, तो इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कुछ लोग शेड्यूल कास्ट के उस विचारधारा से प्रभावित है, जिसको हम संघीय विचारधारा कहते हैं। नहीं, मेरा क्लियर करना था। नहीं, मैं कुछ और बता रहा हूँ। जी, आप वैचारिक बात कर। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये किया है, जिन लोगों ने उस परिवार पे हिंसा की है, उन बेटियों को अपमानित किया, वो लोग जाति से यादव हो सकते हैं, लेकिन कर्म से और सोच से वो जो है वो महापुरुषों की सोच के लोग नहीं है। इसलिए मैं इसके लिए यादव समाज को दोष नहीं दे सकता। मैं इसके लिए दोष देता हूँ कि उनके संस्कारों को, उस विचार को, जो विचार उनके अंदर पल रहा है कि अपने से कमजोर को सताना है। एक बात, उस दिन 3 घटनाएं थी। पहली घटना ये थी, उसके बाद दूसरी घटना थी जहां वासुदेव बघेल की हत्या कर दी गई पेट से लटका के। मैं दूसरी घटना में कहा सब कुछ सामान्य था। तीसरी घटना में जब मैं सुरीर में जा रहा था, जहां मैं, क्योंकि मैंने पिछले लंबे समय से जातियों का नाम लेना और वो सब चीजें बंद कर दी। हाँ, ठीक है। और उनका भी आरोप है कि आरोपी होते हैं, वो चाहे अपर कास्ट का हो या लोअर कास्ट का, बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल कास्ट का या मुस्लिम्स हो। तो मैं जब ये लिखता हूँ कि भाई ये घटना हुई और उसमें ये आदमी को नुकसान हुआ, किसने किया, किस जाति का, क्या वो नाम है, ये भी नहीं मैं लिख बोलता हूँ, क्योंकि हम मानवता के विरोधी नहीं। तो वो जो तीसरी घटना थी जहां पे गोली चली है, वहां ये हमला हुआ है उससे, उस घटना स्थल से 1 किलोमीटर पीछे, जिसमें अधिकारियों को भी इस बात का भय था। उन्होंने मुझसे चिंता भी जाहिर की थी कि आपको वहां जाना नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले 3 दिनों से वहां पर इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे थे कि अगर चंद्रशेखर यहाँ आएंगे तो गाड़ी में और जाएंगे एम्बुलेंस में, उनका तलवारों से स्वागत होगा, उनका बंदूकों से स्वागत होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की यस, पूरा उसका वीडियो जो है, उसके पोस्ट हैं, वो सारी पुलिस और मीडिया की जानकारी में नहीं थी। और सीनियर अधिकारियों ने अपने जो वहाँ के लोकल अधिकारी थे और जो डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी थे उनको भी इस बारे में बताया, जो वहाँ के जो मंडल के अधिकारी, उन्होंने कि भाई वहाँ इस तरह की वो इस एरिया में हो सकती है, तो सावधानी बरतनी। तो वहाँ के अधिकारियों ने मुझसे कहा कि आप वहाँ देख लो, अगर उसको आप इग्नोर कर दो। तो मैंने कहा कि अगर तो क्या आपको पहले से प्रशासन ने संपर्क किया था कि नहीं? हाँ, बिल्कुल संपर्क किया था, बिल्कुल संपर्क किया था। हमारे लोगों ने भी उस पर सुबह के समय आंदोलन करके कहा था कि भाई ये जो लोग इस तरह घटना करने की बात कर रहे हैं और इस तरह की जो प्रकोप कर रहे हैं, जो आक्रोश पैदा कर रहे हैं, उन पर आप कार्रवाई करो। तो मैंने उनसे कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं कम संख्या में वहां चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैं वहां नहीं गया तो मेरे लोगों का तो बिल्कुल ही मनोबल गिर जाएगा कि जब हमारा नेता जो है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिस पर सुरक्षा वो यहाँ नहीं आ पा रहा, तो हमारी रक्षा कौन करेगा? तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वहां जाऊँ ना, तो मैं वहां जाऊंगा। तो पहले पीछे पथराव हुआ, फिर हम लोग गांव स्थल पे गए। गांव स्थल पे जाके हमने लोगों की बात सुनी। वहां जो है बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू पार्क में तोड़ी गई थी। फिर हमने परिवार को वहीं बुलाया समझदारी दिखाते हुए। फिर जब हम वहां से मिलकर वापस लौट रहे थे, फिर जो पीछे गाड़ियां थी उन पर फिर हमला हुआ। पुलिस इनकार कर रही है लेकिन किसी भी तरह के हमले। पुलिस ने तो, एक बहुत बड़े अधिकारी ने, जो आजकल जो है प्रदेश के बहुत बड़े अधिकारी भी बन गए, उससे बड़े अधिकारी बन गए, उन्होंने तो हाथरस की घटना को डिनाई कर दिया था। पुलिस किसकी होती है? पुलिस सरकार की होती है। पुलिस जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सरकार से ऑपरेट होता है, तो पुलिस तो वो करेगी जो सरकार। यूपी में कैसे देख रहे हैं? जब तक उनको ये लगा कि ये मामला बहुजन समाज वर्सेस बहुजन समाज है, तब तक वो अपना उसको करते रहे। रात को 12:30 बजे जब उनके पास इनपुट आए तो उन्होंने इसको डिनाई कर दिया। इसमें क्या है? एक चीज आप देखिए, अभी बुलंदशहर में भी एक घटना हुई घोड़ी से उतारने की, बुलंदशहर में भी हुई, मथुरा में भी फिर से आगजनी की, यस, मेरठ में भी हुई, जिसमें, और जलालाबाद में, शामली में भी हुई। हाँ, और लेकिन जो यादव समाज के आरोपी थे 15, उन पर तो सारी कार्रवाई हुई है। बाकी जगह कुछ क्या ठाकुर समाज के भी आरोपी हैं? देखो, आरोपी किसी समाज का क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है पुलिस की तरफ से? आपको ऐसा लगता है? बहुत लोग लिख रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, जहां बीजेपी से जुड़े हुए अपराधी हैं, अच्छा, वहां कार्रवाई ना के बराबर की जा रही है। जहां ऐसा महसूस होता है कि ये जो है वोटर्स, बीजेपी का वोटर्स कम है, तो उन पर कार्रवाई सख्त की जा रही है। घटनाओं में कार्रवाई हो रही है क्योंकि हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उस तरह की कार्रवाई नहीं, संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पर जो लोकल लीडरशिप है, लोकल नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक, उनका भी दबाव, सांसदों का दबाव है, तो वो अपने लोगों को बचाने का काम करते हैं। हालांकि वो भी मानते हैं गलत हुआ है, क्योंकि वोट मांगने कल उनको भी इनके बीच में जाना है, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि अगर हम अपने लोगों का प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो यही वोट नहीं हमें देगा। सर, ये सब लोग समझदार हैं, तो वो पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हैं। उड़ीसा अभी आप गए, वहाँ भी अब बीजेपी शासित है, क्या पुलिस ने वहाँ भी इन्फॉर्म किया था कि चूंकि आपका वो पॉलिटिकल कार्यक्रम था, उसमें तो हंगामा का कोई मकसद नहीं था, वो तो
और नहीं, नाइट उस कार्यक्रम से के बाद मुझे जानकारी मिली कि जब भी वहाँ कोई एंटी बीजेपी गया उसके खिलाफ उन्होंने इस तरह का वहाँ माहौल बनाया, हंगामा किया है और मारपीट भी करने की कोशिश की। वहाँ भी इनपुट थी पुलिस की आपको? अब पुलिस नहीं, मुझे इनपुट नहीं थी, मुझे होती तो फिर मैं उस तरह की सतर्कता बरतता। वहाँ तो चलते कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा जो है एक समूह घुस जाता है, फिर उसको निकालना पड़ता है, फिर हम कार्यक्रम खत्म करते हैं। मुझे आइडिया भी नहीं था, मैं बाहर आया तो बाहर आने वाला तो मुझे पता लगा आपकी बाहर की जो जान को थ्रेट है। आपको लग रहा है जिस तरह से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप एट्रोसिटी होगी, लोगों के साथ जुर्म ज्यादती होगी, आप जाएंगे? क्या लग रहा है? आपने गृह मंत्रालय को बताया है, सरकार को बताया? मैंने सबको बताया, और ये काम मुझे नहीं उनको बताना चाहिए, उनको मुझे बताना चाहिए। ठीक है, मैंने वहाँ के फिर डीजीपी को भी बताया कि इस तरह से गाड़ियाँ तोड़ दी गई हैं 15-20, और बस भी तोड़ दी गई है, और लड़कों के साथ मारपीट भी की जा रही है, और मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये परमिशन कार्यक्रम है, तो एक पुलिसकर्मी आनी है। जब घटना होगी तो बहुत सारे पुलिसकर्मी आ गए। तो मैंने डीजीपी को फ़ोन किया, डीजीपी ने कमिश्नर को फ़ोन किया, फिर कमिश्नर का फ़ोन मेरे पास आया कि बॉस क्या बात हुई। तो मैंने उनको बताया कि इस तरह की सिचुएशन हुई है और आप लोग क्या कर रहे हो, ये क्या कानून व्यवस्था है आपकी कि हमारी गाड़ियाँ तोड़ दी गई परमिशन कार्यक्रम में, और मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, अपनी पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, एक नॉन फेस हूँ। उसके बाद मैं SC/ST वेलफेयर कमेटी, जो मिनी पार्लियामेंट जिसको कहते हैं, मैं उसका मेंबर हूँ। मैं होम कमेटी का जो है कंसल्टेटिव कमेटी का जो है मेंबर हूँ। मैं उसके स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ। उसके बाद ये सिचुएशन मेरे साथ है, तो आम आदमी का आपके यहाँ क्या वो होगा? तब जाके उन्होंने फिर जो है बहुत सारे अधिकारी भेजे, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे। उसमें FIR दर्ज हुई है, मेरे पास। कैसे देखते हैं आप जब आपकी सुरक्षा में इतने इस तरह से, मतलब ये जो, मैं तो इसको जातिवाद ही कहता हूँ कि इस देश में एक मुखिया भी चलता है तो ठसक से चलता है। क्या आपको अभी भी, आप चूंकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, और इसका ही खामियाजा भुगतना पड़ा आपके समाज को भी? इस तरह से कास्ट एट्रोसिटी के सबसे ज्यादा इस देश में कास्ट एट्रोसिटी के शिकार SC समाज के लोग हैं, फिर ट्राइबल हैं। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे फिर दो रीजन है। फर्स्ट ये जो कास्टिज्म है वो इसका मेन फैक्टर है, लेकिन एक सेकंड फैक्टर ये भी है कि जहाँ इस तरह की व्यवस्था है, सामंतवादी व्यवस्था, और ये लंबे समय चली आ रही है, उस पर वो ऐसी घटना करते हैं, बच जाते हैं। अब सोशल मीडिया के दौर में बातें हम तक आती हैं, हमारे लोग जाते हैं तो कार्रवाई होती है, तो वो सोचते हैं जहाँ जहाँ उनका वर्चस्व बना कि टूट ना जाए। कल अगर कोई आके यहाँ आके हमें चैलेंज करेगा, बच जाने का मतलब उनको चैलेंज करना है कि भाई आप इन पे जुल्म मत करो, तो उनको ये लगता है कि इस तरह से हमारा प्रभाव कम होगा, तो वो पहले से हमारी हिम्मत को तोड़ना चाहते हैं। उनको लगता है ये नहीं आएगा, सोचो उस दिन में वहाँ नहीं जाता, तो हमारे लोगों की तो हिम्मत वैसे टूट गई होती है कि हमें बचाने वाला कोई है ही नहीं, ना हमें पुलिस बचाएगी ना हमारा नेता बचाएगा, तो हम करेंगे क्या? मैं तो अपने लोगों से भी कह रहा हूँ कि उनको समझदारी दिखानी है। तो और दूसरा, मैं इसके पीछे एक कारण ये मानता हूँ जिस पे अगर आप गौर करेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब उनको कम्युनल अवार्ड मिला तो उनको 2 चीजें मिली, एक सेपरेट इलेक्टोरेट और दूसरा जो है सेपरेट सेटलमेंट। सेपरेट सेटलमेंट की बात बाबा साहब क्यों करे? बाबा साहब तो मुझसे विद्वान है, उनको पता था कि देखो देश तो आज़ाद हो जाएगा और संविधान भी या उस तरह का जो है कानून भी आ जाएगा, लेकिन उस कानून को मानेगा कौन? अभी जो है ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय जो समाज जो अपने आप को कहते हैं प्रकाश, कहते हैं हिंदू प्रकाश, वो समता के मार्ग पे नहीं है। तो वो जो गैर बराबरी है, ऊंच नीच की भावना है, उसको उसमें तो जी रहे हैं, तो वो इस समता के मार्ग को मानेंगे नहीं, समानता के मार्ग को मानेंगे नहीं, ऊंच नीच खत्म करेंगे नहीं। तो ऐसे में हमारे लोग जब उनसे दूर रहें तभी उनके साथ हिंसा से वो दूर रहेंगे। आज ये जो हिंसा होती है, इससे क्या होता है, अगर ये हमारे नौजवान आदमी के साथ हुए, पढ़ने वाले के साथ, तो उसका जो माइंड डिस्टर्ब होता है, वो अपनी पढ़ाई से ध्यान हटता है। काम करने वाले या कर्मचारी के साथ होती है, चाहे ऑफिस में हो या सड़क पे, तो उसका भी जो है काम से भी ध्यान हटता है और उसके मन में एक भय पैदा होता है। महिलाओं के साथ होती है, पूरे समाज में संदेश जाता है कि महिला कमजोर होती है। 1 मिनट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बाबा साहब ने कहा कि सेपरेट सेटलमेंट हो जाएगा तो हम पे 2 चीजें, एक तो जातिगत भेदभाव से हम बच जाएंगे, हिंसा से हम लोग बच जाएंगे, 2 चीजें हो जाएंगी तो हम अपना पूरा एनर्जी अपनी तरक्की में लगा सकते हैं। तो आज मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे फिर से 10 तारीख को हमने प्रोटेस्ट रखा है प्रदेश के सभी मुख्यालयों पे। हम अब सेपरेट सेटलमेंट की मांग दोबारा से करेंगे, क्योंकि इस देश में तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गई, 15 साल से बीजेपी भी है, लेकिन अभी भी जाति उत्पीड़न खत्म नहीं हुआ। 10 मार्च को रख रहे हैं या 10 मार्च को अभी? यस, हाँ, परसों मैं खुद रहूंगा लखनऊ में। 10 मार्च को जो हमारा प्रोटेस्ट है, लखनऊ में है, उत्तराखंड में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, पूरे देश में जो आप अलग सभी प्रदेश मुख्यालयों पे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, सब जगह है। उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि उनके प्रदेशों में जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं पे वो उनको रखे कि एक NCRB का डाटा करा 50,000 घटनाएं हो रही है,
तो उन पे पूछने का काम करें कि सारी पुलिस व्यवस्था होते हुए, आईबी इंटेलिजेंस होते हुए, तमाम जांच एजेंसियां होते हुए और अर्धसैनिक बल होते, फिर भी हम पे हिंसा क्यों हो रही, सिर्फ कमजोर वर्गों पे हिंसा क्यों हो रही। इसलिए तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज मेरा मन ये कहता कि अगर उस समय सेपरेट सेटलमेंट हो गया होता तो आज हम पे जातिगत अत्याचार नहीं होते, हम अपनी बस्तियों में अपने क्षेत्रों में रहते, और अगर सेपरेट इलेक्टेड रहता तो हमारे वास्तविक प्रतिनिधि होते, जिनको साहब ने चमचायु कहा है, वो प्रतिनिधि होते जो अपने लोगों की बात करते। आज मैं पार्लियामेंट में कहता हूँ कि अपनी पार्टी के साथ साथ अपने समाज का जो है, ये आप कहते हैं जो रिजर्व सीट से कम जीते हुए शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोग, कहता हूँ कि अपनी पार्टी के साथ अपने समाज का भी जो है उसकी तरफ भी ध्यान दो, उनकी भावनाओं का भी सम्मान करो। सिर्फ अपनी पार्टी की भावनाओं का सम्मान करोगे, जिस समाज से जन्म लिए हो, जिस समाज की जिम्मेदारी लेके यहाँ आए, उसका कौन रखवाली करेगा भाई, उसके अधिकार रक्षा कौन करेगा अगर पार्टी तक ही सीमित रहोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज रिस्पॉन्स मिलता है, नहीं रिस्पॉन्स तो वो मुझसे कहता है कि हम मजबूर हैं पार्टियों में, हम उन पार्टियों में हैं तो हम अपनी पार्टी के बाहर नहीं जाते। या बहुत, मैंने सुना है बहुत सांसद आपसे आके मिलके कहते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, आप कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, वो बिल्कुल कहते हैं कि आप हमारा भी काम कर रहे हैं, जो हम नहीं कह सकते वहाँ बैठ के आप वो कह रहे हैं। हम अपनी पार्टी में मजबूर है, लेकिन हम आपको देखकर खुश होते हैं। हमारे घरों में चर्चा होती है कि जो आप नहीं कर पाते वो चंद्रशेखर करते हैं। तो मैं तो सबकी उठाता हूँ। एक बीजेपी के कांग्रेस के सांसद है बिहार के, उनको पीट दिया गया, और जब वो उनको बोलने दिया तो मैंने खड़े होकर कहा कि इसको मनोज को बोलने दो, वो पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है, वो कांग्रेस में चले, कांग्रेस से एमपी बने सासाराम तक, तो मैंने कहा खड़े होके, बाबूजी की सीटें हो जगजीवन राम साहब। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, सिस्टम के हिस्सा भी हैं, देश के युवा नेता भी हैं, आपसे तमाम ब्यूरोक्रेसी के लोग हो, जुडिशियरी के लोग हो, सब संपर्क करते होंगे। अभी आपने यूपी में एक मामला उठाया था, करीब 20 लिस्ट दिया था आपने SC ST OBC के, जिनको प्रमोशन बना के IAS बनाना था, उनका रुका हुआ है। आपने अभी यूपी में ये सब सवाल, आप टीवी पर जाते हैं, टीवी पर सबसे ज्यादा आपका इंटरव्यू होता है, लेकिन ये सब सवाल तो उनके डिक्शनरी में ही नहीं है। उनके में नहीं, हाँ, उनके में अपने सवाल, हाँ, वो अपना एजेंडा राजनीति, हाँ। तो आपने जो 20 लोगों को जिनको प्रमोट करके IAS बनाना था, उसमें OBC भी हैं, SC भी हैं, उन सब का प्रमोशन रुका हुआ है। आपने चिट्ठी लिखी थी राज्य सरकार को और ब्यूरोक्रेसी को कि भाई कितने गैर सवर्ण अधिकारियों की तैनाती है, SC ST OBC की तैनाती के बारे में, उसके बारे में बताइए। मुस्लिम्स की पूछा, क्या ये सारे इनपुट्स आपको उन अधिकारियों से मिलते हैं जो वो सिस्टम में रहने के बाद भी पीड़ित हैं? नहीं, ये तो इनपुट्स हम पे हैं, हम भी तो उसी का हिस्सा है सिस्टम का, हम पे सब है। लेकिन हम सरकार, इससे दो चीजें होती हैं, आंकड़ा आएगा तो ये पता लगेगा कि सिचुएशन क्या है। तो ये जो सरकारें बोलते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, या हम जो सामाजिक न्याय को मानते हैं, या हम न्याय प्रिय हैं, या हम आपका प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, जैसे अभी कागज ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो समाज के सामने आ जाए। दूसरा, अगर ये आंकड़े देते तो समाज को भी पता लग जाए कि ये दल जो मुंह से अच्छा बोल रहे हैं ये हमारे हित से नहीं है। कथनी के साथ साथ करनी जो है, उसको जो है इम्प्लीमेंटेशन, वो भी दिखना चाहिए कि वो कहाँ है। वो तो नहीं है, अच्छा तो बोलते हैं, मोदी जी से अच्छा कौन बोलता है, दलितों को मत मारो, मुझे मार लो। मुसलमानों के लिए भी अच्छा बोलते हैं, लेकिन क्या हाल है मुसलमानों का, दलितों का, यहाँ पिछड़ों का क्या हाल है। वो तो कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, लेकिन क्या पिछड़े वर्ग को, मैं उड़ीसा गया था, आपको पता है 54% आबादी बैकवर्ड की, और आरक्षण कितना मिलता है? 27% जो आरक्षण कॉन्स्टिट्यूशनली मिला है, वो भी नहीं मिलता, 11.25 मिलता है, 11.5%। झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन राज्यों में जहां बीजेपी कांग्रेस बीजेपी की सत्ता रहती है, वहां 27% नहीं है ओबीसी को, 11.25% मिलता है। तो ये बेचारे भोले भाल लोग हैं, बोलते नहीं अपने अधिकारों के लिए, ये बोलते हैं मंदिर की लड़ाई लड़ने और सबसे आगे खड़े हो जाता है जाके, बेचारे लाठी डंडा चलाते हैं, अपने से कमजोर के का सर फोड़ते हैं, तोड़ते हैं उनको, लेकिन अपने बच्चों के अधिकार के, तेरा बच्चा नौकरी कैसे मिलेगा, उसके लिए कभी चिंतित नहीं है। आप एक राजनीतिक सहमति भी लगातार बनाने की कोशिश करें। ये भी सच है कि किसान कम्युनिटी भी कास्ट एट्रोसिटी में शामिल है, ये फैक्ट है, डेटा है। उसके बाद भी आप एक SC ST OBC कम्युनिकेशन या जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो उनकी एक पॉलिटिकल सोशल अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लगता है कैसे होगा? पॉलिटिकली भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशली भी करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई दिमाग में रोड मैप है जो आपको सोने नहीं देता होगा, लगता होगा कि नहीं ये ऐसे हो जाता तो नहीं होगा, संविधान इंप्लीमेंट हो जाता पूरी प्रयास करने से सारे काम होंगे, और हर चीज की एक नीति होती है। एक होता है लॉन्ग टर्म प्लान, एक होता है शॉर्ट टर्म प्लान। हम दोनों पे काम कर रहे हैं। हम इनसे जाके जो है गेट टुगेदर भी करते हैं। जैसे मैं अभी AMU गया था, हम जो है इनके प्रोग्राम्स में भी जाते हैं, एजुकेशन में भी जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि बहुत ये सोल्यूशन नहीं है,
इसका परमानेंट सोल्यूशन ये है जो काशीराम साहब ने दिया, जिसकी इतनी संख्या है उसको इतनी हिस्सेदारी, मिलजुल के सब लोग आगे बढ़ के जो पॉलिटिकल पावर अचीव करें। और समस्या सबकी एक है, इस समस्या को यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर ईमानदार से लागू होगा तो सबको सब खुशहाल हो जाएंगे, किसान भी खुशहाल हो जाएगा, मजदूर भी खुशहाल हो जाएगा, नौजवान भी खुशहाल हो जाएगा, महिलाएं भी सम्मान का जीवन जी पाएंगी। अगर हम लोग पावर, जैसे बाबा साहब ने कहा ना कि पॉलिटिकल पावर द मास्टर की, द मास्टर की, बाई विच कैन यू ओपन ईच एंड एवरी डोर ऑफ योर सक्सेस, कि अगर आप राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर लोगे तो आप सारी परेशानियों हल कर दोगे। इसलिए तो लोकतंत्र आया था। किसके लिए आया था लोकतंत्र? उससे पहले राजशाही थी, तो राजशाही का खात्मा करके लोकशाही इसलिए आई कि जिन लोगों को अवसर नहीं मिले उनको मौका मिले। हमारे बुद्धू लोग जो हैं उनको पता ही नहीं कि लोकशाही क्या है और ये किसके लिए। वो तो अब अनाज पे वोट देने लगे हैं। अब उनको जाके समझाना पड़ेगा कि उनका हक किस तरह सरकार डकार रही। उसके लिए हम लोग लगातार कार्यक्रम चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं लगातार, पूरे सभी प्रदेशों में। अभी बिहार होके आया, उससे पहले उसके बाद में जो है अभी कल भी मैं बिहार जा रहा हूँ, उससे पहले मैं राजस्थान होके आया, कैडर करके आया, और अब मैं उड़ीसा गया था। आप देखना उधर उड़ीसा में 8-10 हज़ार लोग कैडर दिया मैंने। मैं सोच भी नहीं रखता उड़ीसा में इतने लोग तैयार हो गए, तो मैं देख के खुश हो गया। बड़ा कार्यक्रम था। हाँ, तो मैं देख के खुश हुआ। यही बेचैनी हुई विरोधियों को कि सब जगह अगर आजाद समाज पार्टी और ये बहुजन आइडियोलॉजी आ जाएगी तो हम लोग कैसे राजनीति करेंगे, क्योंकि जिनकी संख्या कम है वो तो अगर षड्यंत्र नहीं करेंगे तो वो पावर में आ ही नहीं पाएंगे। बीजेपी, आप यूपी देखिए, बिहार देखिए, दिल्ली में देखिए, उसने जेडीयू और एलजेपी को भी एक सीट दिया। क्या बीजेपी को हराने वाले के जो दम भरती हैं पार्टियां, वो पॉलिटिकल, जैसे यूपी में बीजेपी जिसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा है, 5,000 करोड़ सालाना आता है, दर्जनों राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, मीडिया है, सारे संसाधन हैं, उसके बाद भी वो राजभर पटेल से गठबंधन करते हैं। वो हारने के बाद भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। हाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। बिहार में वो जो आपको समय पे गाली देके चला गया दारा सिंह चौहान को वापस एमएलए सीट से लड़ाते हैं, वो हार जाता है, तब उसको जो है वो एमएलसी बनाते हैं, फिर मिनिस्टर बनाते हैं। एक बात जो बहुत बुरी तरह आपकी लीडरशिप को गाली बकता है, कहता है कि मैं इसको चौराहे पे बिठा दूंगा, मैं इसको मंदिर के बाद भीख मंगवा दूं, उसको भी वो पॉलिटिकल अलायंस में लेते हैं। बिहार में भी उनका अलायंस बहुत बड़ा है, मांझी जी हैं, चिराग पासवान है। क्या विपक्ष के जो नेता हैं, आप तो सबसे मिलते हुए थे, क्या इन लोगों की वो राजनीतिक समझ की कमी है? नहीं, ये सब अपने आप कुर्सी बैठना चाहते हैं। ये किसी के लिए कुर्सी तो तभी बैठेंगे ना जब अलायंस बढ़ाएंगे। अकेले कैसे बैठ जाएंगे? देखिए, एक टीम वर्क होता है। ये फ्रंट पे भी अपने आप बैठना चाहते हैं और सामने भी अपने आप बैठना चाहते हैं। इनकी समस्या ये है, इनको लगता है कि लोग इनके गुलाम हैं, इनके बाप दादाओं के, और इनके हिसाब से वोट करते रहेंगे और किसी की मदद ना लो, किसी सहयोग ना करो, सबको पीछे हटाओ। असल में कुछ पार्टियां तो जो नेशनल पार्टियां हैं जो पावर में आने का प्रयास कर रही है, वो तो क्षेत्रीय दल को खत्म करके पावर में आना चाहती है। ये आपका तो जनाधार राष्ट्रीय, आप तो आज के डेट में चंद्रशेखर, मैं अगर आप चापलूसी भी लोग कहेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज के डेट में आप जहां चाहे वहां 1 लाख लोगों की रैली कर सकते हैं बिना कुर्सी टेंट लगाए। आज मैं जहां चाहूँ, जिस स्टेट में चाहूँ, 40-50 सीटों पर जिसे चाहूँ हरा सकता हूँ। ठीक है, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी विनिंग पोजीशन बने, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बनिए, एक नेशन वाइड पॉलिटिकल अलायंस। जो नीतीश कुमार जो काम कर रहे थे वो उधर चले गए, वो जिम्मेदारी चंद्रशेखर जी को उठानी चाहिए थी। चंद्रशेखर तभी उठाएगा ना जब चंद्रशेखर के लिए दरवाजे कहीं खुलेंगे, जब चंद्रशेखर के समाज को सम्मान मिलेगा, इस आंदोलन को, उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, तभी तो कहीं चंद्रशेखर वो करेगा। चंद्रशेखर अपने आप ही झोला उठा कहीं कहीं घूमता फिरे। देखो, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, मैंने बहुत प्रयास किए थे इस चुनाव में। बहुजन समाज के लिए इतना तो करना चाहिए, जब आप देश अब तक कर लिया ना, अब तो उनको करना है जो कुर्सी बैठना चाह रहे हैं। मैं आपको फिर ये कहता हूँ स्पष्ट तौर पे, मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है, मैं वो कोई नाक पे रख के घूमने वाला आदमी नहीं हूँ। मगर मैं फिर आपसे कहूँगा, कोई भी चीज़ अगर होती है वो ईमानदारी से होती है, ना कि धोखे की नीयत से। मैं कई बार धोखा खा चुका, उसके लिए लोग मुझे कहते हैं कि इनकी पॉलिटिकल इनमेच्योरिटी है, लेकिन सच ये था, उसके पीछे मेरा कोज ये था, मेरा जो लक्ष्य था वो ये था कि भाई मैं चाहता था कि ये तानाशाही सरकारों से मुक्ति मिले और कमजोर वर्गों को, लोगों को मौका मिले। एक बड़ी बाइंड्री, मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था उसमें। एक बड़ी बाइंड्री बनाई जा रही है। पहले आपको दलित नेता कहा गया, अब आपको एक कम्युनिटी में बांधने की कोशिश हो रही है, और तमाम जो इस देश में जाति, हजारों जाति बनाई है। ओबीसी में 4,000 जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट में भी हजारों जातियां, आदिवासियों में भी हजारों जातियां हैं। क्या वो दलित समाज में भी, खासकर जो हमारे बिहार अगर आप देखेंगे तो पासवान है, मांझी जी, जो ये कोशिश कर रहे हैं वो आप पॉलिटिकल डाइवर्सिटी के लिए आप अपनी पार्टी में क्या रोड मैप? मैं बहुत शानदार बात की, मैं आपको बताता हूँ। 2 जगह का उदाहरण देता हूँ, ज्यादा नहीं घुमाता हूँ। पहली बात, बिहार को ले लेते हैं। बिहार में हमने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे मुस्लिम समाज से हैं।
जो प्रदेश के सह प्रभारी हैं वो रविदास समाज से हैं, और जो भीम आर्मी की हमारी लीडरशिप जो स्टैब्लिश है जो हमारा संगठन वो पासवान समाज से है। ठीक है, उस तरह से हमने उसमें मांझी समाज को भी और समाजों को भी बढ़िया स्टैब्लिश लीडरशिप दी है जो हमारा बना बनाया संगठन है। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हमने गुर्जर समाज को, जाट समाज को और मुस्लिम समाज को बराबर की भागीदारी दी है। जैसे हमारा जो स्टैब्लिश संगठन है वो आजाद समाज पार्टी थोड़ा ही, वो क्या है, भीम आर्मी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ वो कुलदीप भार्गव हैं जो पारसी समाज से आते हैं। हमने स्टैब्लिश संगठन पे लीडरशिप जो है वो अपने भाइयों को दी है। जैसे दिल्ली में आ जाते हैं, दिल्ली में हमारा भीम आर्मी का संगठन है, उसकी बागडोर किसके पास है, हिमांशु वाल्मीकि के पास, महेश पहवाल साहब के पास जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, जबकि वो हमारे नेशनल लीडर हैं, लेकिन उनको दी है। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदार से कर रहे हैं। जैसे हमने जम्मू कश्मीर में भगत कम्युनिटी को दी, तो हम अपना काम कर, दुश्मन का क्या काम, दुश्मन हमारे लोगों को भ्रमित करेगा और हम अपने लोगों को जागरूक करेंगे, और हमें अपने लोगों को जागरूक करके तैयार करना है कि वो किसी के भ्रम में ना आए। आप जब टीवी पर जाते हैं आपको बड़ा मौका मिलता है, इतना बहुत नेताओं को मिलता नहीं है टीवी पर मौका। क्या वहां कभी आप लोग नहीं कहते हैं कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या कास्टिज्म है, आप दिस दैट करते रहते हैं, आप फूले लड़ रहे थे, पेरियार लड़ रहे थे, कबीर लड़ रहे थे, रविदास लड़ रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे, जगदेव बापू की शहादत हो गई, मान्यवर साहब की पूरी जिंदगी। मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसने पार्लियामेंट में बोध गया का विषय उठाया पिछले 70 साल में। डू यू नो नॉट? बोध गया का मैंने ट्वीट देखा है। नहीं, ट्वीट नहीं, मैंने पार्लियामेंट में इस विषय को उठाया। आपको इन्फॉर्मेशन है या नहीं है? मैंने आपका पिछला भाषण देखा था कि हर धर्म के लिए अगर आप स्टेट स्पॉन्सर्ड अगर रिलीजियस आप फंक्शन करवा रहे हैं। पार्लियामेंट में कहा कि बोध गया में जो अतिक्रमण है उसको छोड़ना चाहिए, वहाँ के बुद्धों को, पूरी दुनिया में हमारी थूथू हो रही है कि जो भगवान बुद्ध की जन्म वो है ज्ञान प्राप्ति स्थली है, क्योंकि बोध गया एक ही है, वो वर्ल्ड हेरिटेज है और पूरी दुनिया में दर्जनों देश में उसकी प्रतिमूर्ति है। तो वहाँ जब वो लोग आते हैं वो अक्सर देखते हैं कि हमारा नेचर है, हमारे जो नियम उनसे अलग काम हो रहा है, तो एक अपमानजनक छवि जाती है। इसको रोकना चाहिए सरकार को। मैंने बड़े सख्त शब्दों में पार्लियामेंट में कहा, और जो आप मुझसे कह रहे हैं मैं आपको फिर कहूंगा। मुझसे कई बार पूछा गया मिनिस्ट्री मीडिया, मेरा पहला जवाब होता है कि इस देश के लिए, इस देश में सबसे बड़ा अगर जो कोई अपराध है वो दलित होना नहीं, उससे पहले जो है जातिवाद जो है। अगर इस देश के लिए सबसे बड़ी जो है वो सबसे बड़ी समस्या जातिवाद है। जब तक इस देश से जातिवाद खत्म नहीं होगा, इंसान नहीं बनेगा, तब तक जो है। कई बार मुझसे कहता है मुसलमानों के बारे में नहीं कहता, मैं कहता हूँ जिस धर्म में पैदा हुआ ना पहले उसमें तो पूछ लूँ, पहले इसमें बताओ ना जहाँ परेशानी खड़ी हो रही, जहाँ गैर बराबरी है। मैं जिस उसका कॉन्सेप्ट का हिस्सा उसी में तो बात करूंगा ना। मैं इस मकान में रह रहा हूँ और मैं कहने लगा भाई आपके मकान में ही परेशानी है, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन है? बाबा साहेब, मैं आज़ाद भारत की बात कर रहा हूँ, उधर तो कबीर लड़े हैं, संत सिमरन रविदास लड़े हैं, फूले लड़े हैं। आज़ादी के बाद बाबा साहब ने डाइवर्सिटी का मुद्दा उठाया, रिप्रेजेंटेशन का। जगदेव बाबू की शहादत हो गई, उन्होंने भी उठाया। राम स्वरूप वर्मा उठा रहे थे। मान्यवर साहब ने पूरी जिंदगी लगा दी। सोनीलाल पटेल की संस्थानिक तमाम लोग आज के डेट में, संतराम भी प्रजापति, आज के डेट में मैं आज के डेट में अब राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, पॉलिटिकल लीडरशिप तो SC ST OBC की 50% ही हुई है, जिनकी आबादी 90% है। लेकिन इन जो इस तरह के जो सिस्टम है जो देश को चला रहा है, हाँ, इंस्टीट्यूशन में लोग नहीं है। क्या आपको लगता है, क्योंकि 60 साल उनकी सरकार रही, लोग कहते हैं कि भाई आप तो 60 साल थे, अब आप मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के बाद राहुल गांधी दूसरे शख्स हैं जो इस तरह के मुद्दे को उठा रहे हैं? जिस बात को वो आज उठा रहे हैं उस बात को माननीय काशीराम साहब 35 साल 40 साल पहले उठा रहे थे। यानी काशीराम साहब को समझ थी, इसलिए वो कहते थे कि दूसरों को महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी। तो 40 साल पहले समाज को इसी वजह से इस तरफ जागरूक कर रहे थे। वही आंदोलन था कि यहाँ मंडल कमीशन आया। उसमें शेड्यूल कास्ट की लीडरशिप का एक बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो बोट क्लब का धरना हो, नहीं मान्यवर साहब का आंदोलन, ठीक है, या उसमें जो है हमारे जो बिहार वाले नेता थे पासवान जी, रामविलास पासवान, उनका भी भारत रत्न ठाकुर, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल था। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि हम इस बात को डाइवर्सिटी को समझते हैं, हम सामाजिक न्याय को भी समझते हैं, सामाजिक परिवर्तन समझते हैं। हमने न्याय चाहा, तो इसलिए हमने आज तक भी जो है ब्राह्मणवाद का घुटने टेके। इस वजह से जो है हमारे जो लीडर्स हैं या हमारी जो सोच है या जो विचार है महापुरुषों का, हम उसको ज्यादा जल्दी पकड़ते हैं। हम राजनीति ज्यादा उस विचार को प्रायोरिटी देते हैं, मूवमेंट को प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ
कि उन पे अवसर रहा है, तो आदमी कथनी और करनी देखता है। जब आप पे पावर थी तब तो आपने किया नहीं, अब आप पावर में नहीं है, अब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, कल आप पावर में आप करेंगे नहीं करेंगे, तो ये भी लोग देख रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। जहां जहां उनकी सरकारें हुई है, गलतियां हो गई है, मैं आपको और तरीका बताता ना, और तरीका सुनूंगा। जहां जहां उनकी सरकारें हैं 4-5 स्टेट में, वहां कुछ करके दिखाए ना। उत्तर कह रहे तेलंगाना में जाति जनगणना हमने, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, वहां कुछ करके उसको जो है जाति जनगणना क्या, वहां इम्प्लीमेंटेशन करा के दिखाए ना उन सब चीजों का जो आप कह रहे हैं। भाई आप कर्नाटका में कराएं, आप हिमाचल में कराएं, हाँ, आप जो है झारखंड में कराएं, तेलंगाना में कराएं, आप जम्मू कश्मीर वहां कुछ करा के दिखाएं ना। जब वो वहां कराएंगे तभी तो। जम्मू कश्मीर में आपको पता है कठुआ में 14 साल की बच्ची का रेप हुआ। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। FIR के लिए हमारे लोगों को 2 बार प्रोटेस्ट करना पड़ा, हमारे लोगों को डिटेन किया गया प्रोटेस्ट से। एक बार राहुल गांधी जी को दिखाई दिया, या वहां की सरकार को दिखाई दिया। ये इसको कहते हैं कानून व्यवस्था। भाई यूपी में आपकी सरकार नहीं, आप यहाँ कहो, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली में नहीं यहाँ कहो, लेकिन वहां जहां आपकी सरकार है उनसे भी पूछो एक बार। वहां नहीं पूछोगे तो कैसे चलेगा। तमिलनाडु में एक मोटरसाइकिल पे चलाने पे शेड्यूल कास्ट के बच्चे के हाथ काट ले गए, बुलेट चलाने पे। मतलब चंद्रशेखर जी को सत्ता से भी लड़ना पड़ रहा है और विपक्ष से भी लड़ना पड़ रहा है। नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को तैयार कर रहा हूँ। जब मैं लोगों को तैयार करूंगा तो जो इनसे राजनीतिक रिश्ता करते हैं उनको तकलीफ होगी। मेरी तकलीफ सिर्फ इन लोगों के लिए, मेरी और किसी से कोई तकलीफ। बोध गया जाएंगे, BP मंडल साहब हमारे राष्ट्रपति बता रहे थे कि जब, हाँ वो गए भी कि जब BP मंडल साहब जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले वो बोध गया गए थे। अच्छा, वही BP मंडल साहब जिन्होंने मंडल कमीशन को बनाया। हाँ, तो वो कहे कि मुख्यमंत्री बने और सबसे पहला विजिट उनका बोध गया था। लोग कह रहे हैं कि चूंकि वो मामला ग्लोबल हो गया है, बुद्ध विहार वाला। मेरे बोलने के बाद ही वहाँ उन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, आपको नहीं पता। और लगातार मैं वहाँ उनके टच में था, मगर क्योंकि वो धार्मिक आंदोलन, मैं उनको कहा कि आप अपनी बात को रखो और सरकार को सुनना चाहिए। हम उसको फिर हाउस में भी डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ के जो हैं, जो जितने भी जो बहुजन समाज की पार्टियाँ, उनको भी कहेंगे कि वो इस विषय को करें। और आपको पता है उसमें पावर किसके पास है? ये भी नीतीश जी के पास, चीफ मिनिस्टर के पास। तो चीफ मिनिस्टर चाहे उसको रिजोल्व कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर चाहे वो बुद्धिस्टों को देके पूरी अमर हो सकते हैं, पूरी दुनिया में ग्लोबल रूप से अमर हो सकते हैं। अगर नीतीश कुमार को अच्छा सलाहकार हो तो उनको तो देनी चाहिए। एक मीडिया को लेकर है कि आप मीडिया में सबसे ज्यादा आपकी कवरेज है, कभी कोशिश उनको बातचीत नहीं होती है कि हमारे मुद्दों पर भी कभी बात कीजिए? मैं उनसे मुद्दा है, सोशल मैं उनको रोक के खुद ही जो है मीडिया में कभी सर्वे कर लीजिए कि भाई कोई दलित SC ST कई बार मैंने रिपोर्टर बनाओ। हालांकि मैं उनके यहाँ बहुत कम जाता हूँ, लेकिन मैं फिर आपसे कह दूं कि ये अपनी बात को रखने का मार्ग है। हाँ, जब मैं हाउस में होता हूँ, अक्सर मैं हाउस में होते हुए इनसे बात करता हूँ। क्षेत्र में होता हूँ तो घटनाओं पर उनसे बात कर लेता हूँ, लेकिन जिस तरह के मैं किसी पॉलिटिकल डिबेट में जाता नहीं हूँ। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ जब उनके यहाँ भी जाता हूँ तो अपनी बात को प्रायोरिटी पर रखता हूँ, अपने विषय को प्रायोरिटी पर रखता हूँ। तो जब और जिस दिन मैं उनको अपने विषय को वहाँ प्रायोरिटी पर रखूँगा उस दिन नहीं जाऊँगा वहाँ। पार्टी को लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं? पार्टी को लेकर, पार्टी के विस्तार को लेकर पार्टी का काम चल रहा है। उड़ीसा में इसलिए गया था, वहाँ के लोग चाहते हैं कि वहाँ जो है इतने बड़ा, अभी बिहार में चुनाव है, बिहार को लेकर काम चल रहा है। मैं कल फिर बिहार जा रहा हूँ। कल बिहार जा रहे हैं? मैं कैमूर जा रहा हूँ। मैं अपना काम लगातार कर रहा हूँ। लड़ेंगे चुनाव बिहार में? बिहार में चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, क्या करेंगे, ये पार्टी का स्टेट का फैसला है। हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा काम है कि हमारी शक्ति भी बढ़े और हमारी शक्ति के जरिए जो है हमारी रिप्रेजेंटेशन हो कि जब हम वहाँ कुछ करा सकें, वहाँ वो रहने वाले शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोगों के लिए कुछ करा सकें, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए कुछ करा सकें, उनका जीवन बदलाव कर सकें, पॉलिसी बना के जिन पे हम यहाँ बोलते हैं उन पॉलिसी को वहाँ शामिल करा सकें। वो तभी होगा जब पे पॉलिटिकल पावर होगी। बहुजन आइडियोलॉजी से कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई कंप्रोमाइज। क्या बिहार में कोई पॉलिटिकल अलायंस की, चूंकि अब अलायंस का जमाना, पहले अपनी जड़ें मजबूत कर लें फिर कुछ होगा। कोई पॉलिटिकल अलायंस की अगर संभावना बनती है तो आप नहीं, अब धोखा नहीं खाएंगे। पिछली बार एक बार धोखा खाया था कुछ लोगों से। अब कोशिश करेंगे अपनी जड़ें मजबूत करेंगे, और जब जड़ें मजबूत हो जाएगी तो जो भी हमसे बातचीत करेंगे बस बात खुले बात करेंगे। चंद्रशेखर आजाद की तारीफ आपको इस बात के लिए करनी पड़ेगी कि लोग राजनीति में आते हैं MLA MP बनने के लिए, उसके बाद उनको एक कंफर्ट जोन मिल जाता है। इनके लिए चुनौतियां बड़ी हो गई है। चुनाव जीतने के बाद लोगों को और उम्मीदें बढ़ी और उनको लगता है कि जहां किसी भी तरह की गैर बराबरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी के लोगों के साथ भेदभाव हो, जुडिशियरी में लोगों के जो शोषित वंचित समाज के उनके साथ भेदभाव हो, या गांव समाज में भेदभाव हो, सब जगह चंद्रशेखर जी को पहुंचना पड़ता है। ये एक बड़ा चैलेंज है और इसमें इनकी जान को लेकर लोगों की चिंताएं हैं। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर एक नेता जिस पर सरेआम हमला हो रहा है, आप उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहे हैं।
आप लोग पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिए। शुक्रिया आप समय देने के लिए। आपका भी धन्यवाद। जय भीम। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। मैं अकेला आदमी हूँ जो जय भीम, जय भारत, जय मंडल कहता है। कोई जी, जय भीम जी। तक कहता है, कोई जय भारत तक, कोई जय मंडल तक। मैं तीनों में समाहित हूँ क्योंकि मैं बहुजन आंदोलन का सिपाही हूँ। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।